अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1870s टू 1947। दिस इज़ द चैप्टर टेकन फ्रॉम द 8th क्लास हिस्ट्री, 10th क्लास हिस्ट्री एंड 12th क्लास हिस्ट्री। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो सीरीज़ एज वेल। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, as well as we will try to understand what were the circumstances which led to the emergence of nationalism in India. Hope you will enjoy this video series as well. हमारी आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए, लाइक्स डिसलाइक्स भी, और साथ ही में शेयर भी कीजिए ताकि और ज़्यादा बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन और इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। तो दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है जो 1930 की पिक्चर है, और इसमें आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, और इसमें एक पर्सनालिटी जो सेंटर में दी गई है, दैट इज़ महात्मा गांधी। महा मीन्स ग्रेट, आत्मा मीन्स सोल। दिस वाज द टाइटल गिवन टू दी गांधी जी, एंड दिस इज़ द पिक्चर टेकन फ्रॉम द साल्ट मार्च इन 1930। तो इससे पता चलता है कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोग उनके साथ में थे, और किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट मास मूवमेंट बन गई। इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म में अक्सर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ मेकर ऑफ नेशन। यानी नेशनलिज्म की इमरजेंस सबसे पहले यूरोप में हो गई, इट इज़ अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट। फिर नेशन स्टेट्स बन गए, उसके बाद नेशनलिज्म कॉलोनीज़ में भी पहुंच गया। तो खैर, नेशनलिज्म यूरोप में हो या फिर एशिया में, तो अक्सर नेशनलिज्म की जो मोमेंट है, नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है या नेशन मेकिंग सिस्टम है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है मेकर ऑफ ए नेशन। जैसे एग्जांपल लेंगे गैरीबेल्डी की, जो कि इटली का फाउंडर समझा जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से एसोसिएटेड है। हो ची मिन, जो कि स्ट्रगल ऑफ वेटनम के लिए काफ़ी मशहूर है फ्रॉम कॉलोनियल रूल। और इसी तरह से महात्मा गांधी, जिसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक लॉन्ग स्ट्रगल थी, ब्लडी स्ट्रगल थी, जिसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए गए टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। बट दिस freedom was not what we can say free of violence. It was not a bed of roses. It was crown of what we called the thorns. इन चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्ट्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, इट वाज अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिशर्स जिन्होंने हिंदुस्तान पे ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक रूल किया, और इस बीच में ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज अफेक्टेड, वेदर दीज वेर कल्टिवेटर्स और पीजेंट्स, whether these were rulers, these were workers, these were artisans, these were craftsmen, even these were the students, women and all. So all these people finally united against the common enemy, that was British. तो आज़ादी तो मिली, but it was not simply because of the national movement. There were so many other factors which led to the independence of what we called India. It was the formation of UNO, World Wars and the victory of Japan. यूएनओ जब बनी थी 1945 में, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव था वॉर को स्टॉप करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कॉलोनीज को फ्री करना कॉलोनियलिज्म से। वर्ल्ड वार्स के दौरान काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गई, काफ़ी सारे पावर्स ख़त्म हो गए, और काफ़ी सारे नए पावर्स भी इमर्ज हो गए। जैसे बात करेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट की, वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये काफ़ी पावरफुल समझे जाते थे। खासतौर पे ब्रिटेन की बात करेंगे तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इनकी एम्पायर थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा वास्ट फोर्सेस थी, इनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी खासी थी। लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट या वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इनकी इकोनॉमी, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इनका जो आर्मी स्ट्रक्चर था, वो क्रश हो गया बिकॉज ऑफ द वॉर।
So was the case with Japan. Japan, the Asian country that was once upon a backward country, but during the world wars, it became one of the biggest powers of the time and joined the allied powers. तो इसने डिफीट किया रशिया को, ये भी एक इन्फ्लुएंस बन गई, बल्कि एक आइडियल बन गया बाकी कंट्रीज़, बाकी कॉलोनीज़ के लिए कि जब एक एशियन कंट्री किसी को डिफीट कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो ये सारे म्यूचुअल फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को और ज़्यादा प्रमोट किया और फाइनली अगस्त 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली विथ पार्टीशन। So the Indian national movement on the one side promoted anti-colonial struggle, but on the other side became the main factor of communalism, which led to the partition of India and destroyed the social harmony of different religious communities. जहाँ एक तरफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रगल थी, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थी, तो इसमें इसको प्रमोट किया, वहीं दूसरी तरफ कम्युनलिज्म भी प्रमोट किया। कम्युनलिज्म हम बोलते हैं उस आइडियोलॉजी को, उस फिलॉसफी को जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को सेपरेट समझती है, अपने सारे इंटरेस्ट्स को सेपरेट समझती है और ये समझती है कि हम किसी और कम्युनिटी के साथ में नहीं रह सकते हैं। अगर ये मॉडरेट स्टेज पे है तो ओबेसली पॉसिबल है एक साथ सर्वाइव करना, लेकिन जब ये एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है तो सेपरेशन एक फाइनल सोल्यूशन बन जाता है। सो वाज द केस विथ व्हाट वी कॉल्ड हिंदूज एंड मुस्लिम्स। So Muslims believed that they are separate community, they have their own interests. So was the case with Hindus who believed that we cannot survive with the Muslims. And finally, it led to the partition of a big, what we can say, big Asian country that was India. So there were a number of factors which gave birth to Indian nationalism, such as economic policies of the British, exploitative nature of the British rule, interference of the British in social and religious affairs of Indians, increasing unemployment of Indian youth, racial discrimination, destruction of indigenous industries. So these were some of the factors which led to the what we can say emergence of Indian nationalism. तो बात करते हैं एक एक करके इन सब की। तो ब्रिटिश, जैसा मैंने पहले कहा, दे रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स फ्रॉम 1757, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, और फाइनली 1947 तक जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। इस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट की और डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्लॉइट किया रिसोर्सेज को जो कि इंडिया में थे। सबसे पहले द इंडियन रूलर्स हु यूज्ड टू रूल सिंस टाइम इज इमेमोरियल, दे लॉस्ट देयर किंगडम्स। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जैसे जैसे एक्सपेंड होती गई वैसे वैसे इंडियन रूलर्स की जो किंगडम्स थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चली गई। ये दो तरीक़ों से हुआ, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ब्रिटिश रूल और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। डायरेक्ट ब्रिटिश रूल्स में क्या हुआ, जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी किंगडम्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जैसे बंगाल था, जैसे अवध था, जैसे हैदराबाद था, या जो पंजाब था, सिंध था, एंड ऑल दीज मैसूर, तो दे वर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। बट ऑन द अदर साइड सम स्टेट्स वर लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट्स, तो इसको हम कहते हैं रेजिडेंसी राज। सो इन सर्टेन केसेस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ स्टेट्स को एनेक्स नहीं किया, अपने कंट्रोल में नहीं लिया, बल्कि वहाँ पे उनके साथ ट्रीटी साइन की। उनको कभी बफर स्टेट क्रिएट किया, यानी वो स्टेट जिसको वॉर के टाइम पे यूज़ किया जा सकता है, रिसोर्स के साथ, आर्मी के साथ, लैंड के साथ, रूट्स के साथ, तो वहाँ पे उनके साथ ट्रीटी साइन की। इन ट्रीटीज़ के मुताबिक जो ब्रिटिशर्स थे दे वर डिक्लेयर टू बी द सुप्रीम पावर इन द कंट्री, तो उन्हीं के हिसाब से इन स्टेट्स को रूल करना था। साथ ही में ब्रिटिशर्स ने अपने जो ऑफिशियल्स थे, स्पेशल ऑफिशियल्स, उनको अपॉइंट किया इन स्टेट्स में, एंड दीज स्पेशल ऑफिशियल्स वर कॉल्ड एज रेजिडेंट्स। रेजिडेंट इसलिए उनको कहा गया क्योंकि दे हैड टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट वाज डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ स्टेट्स में अपने ऑफिशियल्स को भेजा और फिर वो वहीं पे रहते थे, उनका खाना पीना रहना सहना सब कुछ, उसका सारा एक्सपेंचर इंडियन रूलर्स उठाते थे, वो रूलर्स जिनके साथ ट्रीटी साइन की गई थी, एंड दीज वर कॉल्ड एज रेजिडेंट्स। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने इंडियन रूलर्स के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वो डिसीजन मेकर्स बन गए। और इस तरह से जो इंडियन रूलर्स थे जिनके यहाँ रेजिडेंसी राज स्टार्ट किया गया, रेजिडेंसी राज को व्हाट वी कैन से दैट वाज फोर्स्ड अपॉन देम, तो
with the passage of time, they became the puppets in the hands of residents, and final decisions were mostly taken by the residents. So in that case, Britishers ruled directly or indirectly on almost whole India, and that's why they exploited the natural resources, economic resources, and other resources of India. And as a result of that, most of the Indian states lost their kingdoms, either directly or indirectly. इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, जैसे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स की थी वो एक्सप्लॉइटेटिव थी। जैसे लैंड रेवेन्यू हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था, चाहे वो ज़मींदारी सेटलमेंट था, चाहे वो रेटवारी सेटलमेंट था, चाहे वो महलवारी सेटलमेंट था, उसमें फाइनली अफेक्ट होते थे कल्टिवेटर्स, जिन पे सारा टैक्स बर्डन था। ऑलमोस्ट 85% जो वो पे करते थे दैट वाज टैक्स। तो उसकी वजह से कल्टिवेटर्स की लाइफ इफ़ेक्ट हो गई, उनका उनका जो लाइवलीहुड था वो इफ़ेक्ट हो गया, ज़मींदार्स की ज़मीनें छीनी गई, आर्टिजन्स का जो काम छीना गया, बिकॉज आर्टिजन्स लॉस्ट देयर occupations, traditional occupations, due to the what we can say imports of large scale machine made goods from Britain. तो बहुत सी चीज़ें जब बाहर से आने लगी तो लोकल चीज़ों की इम्पोर्टेंस, लोकल चीज़ें जो बनती थी उनका वैल्यू ख़त्म हो गया, उनका मार्केट ख़त्म हो गया। जैसे आपको पता है कि हिंदुस्तान काफ़ी मशहूर था अपने गुड्स के लिए, जो हाथ से बने हुए, ख़ासतौर पे कॉटन टेक्सटाइल्स या स्पाइसेस प्रोड्यूस किए जाते थे, या बाकी चीज़ें जो थी वो प्रोड्यूस की जाती थी, उनका मार्केट पूरे यूरोप में था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, वैसे वैसे मशीन्स की वजह से गुड्स बनने लगी, खासतौर पे टेक्सटाइल्स, और इस तरह से वहाँ पे बनने वाले टेक्सटाइल्स के लिए हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट बन गया। सबसे पहले यूरोप का मार्केट लॉस हुआ, उसके बाद इंडिया का अपना मार्केट लॉस हुआ उन आर्टिजन्स के लिए जो हाथों से ये चीज़ें करते थे। तो फाइनली उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी ख़त्म हुआ। ट्राइबल लॉज की बात करेंगे तो ट्राइबल लॉज, या हम कहेंगे फॉरेस्ट लॉज, ऐसे इम्प्लीमेंट किए गए जिससे फॉरेस्ट राइट्स छीनी गई उन ट्राइबल से जो वहाँ पे रहते थे। जैसे फॉरेस्ट्स में जाना, वहाँ पे हंट करना, वहाँ पे जिसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं वो प्रैक्टिस करना, या किसी तरह की भी जो एक्टिविटी करते थे ट्राइबल्स फॉरेस्ट में, उन पे बैन लग गई और इस तरह से वो इविक्ट किए गए, वहाँ से निकाले गए, एंड दे हैड टू फाइंड देयर ओन व्हाट वी कैन से प्लेसेस टू लिव। And finally, they became the landless laborers and began to work in mines or industries or factories or road construction and other activities. So, as a result of this, zamindars, peasants, artisans, tribals, they were affected. तो so was the case with commercialization of agriculture. Commercialization यहाँ पे लिखा है हमने forced commercialization of agriculture. इसका मतलब ये हुआ, ब्रिटिश रूल से पहले जो कल्टिवेटर्स थे वो अपनी मर्जी से कल्टिवेट करते थे। जैसे कैश क्रॉप्स भी कल्टिवेट करते थे, फूड क्रॉप्स भी कल्टिवेट करते थे। कैश क्रॉप्स में आता है कॉटन, इंडिगो, टी, रबर, ये सारी चीज़ें आती है कैश क्रॉप्स में, क्योंकि इनको मार्केट में बेचा जाता है, एंड दैट्स वाई दे अर्न द कैश अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। और इसी तरह से फूड क्रॉप्स में, चाहे वो राइस था, वीट था, मेज़ था, जो भी था, तो वो अपनी मर्जी से कल्टिवेट करते थे। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश पीरियड में कल्टिवेटर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्स किया गया कि वो वही क्रॉप्स कल्टिवेट करेंगे जो ब्रिटिशर्स को चाहिए थी। जैसे इंडिगो की डिमांड यूरोप में थी कलर डाई के लिए, तो इंडिगो ज़्यादा कल्टिवेट होने लगा। टी की ज़रूरत थी यूरोप में, तो टी ज़्यादा कल्टिवेट होने लगी। रबर की ज़रूरत पड़ी तो रबर ज़्यादा कल्टिवेट होने लगा। इसके साथ कॉटन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, यूरोप की इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था ब्रिटिश रूल से पहले, वो वॉलंटियरली था, कल्टिवेटर अपनी मर्जी से करता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो इस तरह से वो फोर्स्ड बन गया, क्योंकि उन्होंने पहले तो लैंड रेवेन्यू डिमांड हाई रखी और उसके बाद कल्टिवेटर्स को मजबूर किया, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि आप वही क्रॉप्स कल्टिवेट कीजिए जो हमें चाहिए। So some peasants left their lands uncultivated and some deserted their villages. तो नतीजा क्या हुआ, कल्टिवेटर्स ने या तो अपनी ज़मीन ऐसी ही छोड़ दी और चले गए, या फिर अपने गांव ही छोड़ दिए और दूसरी जगहों पे वो रहने लगे। तो इस तरह से उनकी ज़मीनें भी छिन गई, उनका गांव भी छिन गया, और वो भी लैंडलेस लेबरर्स बनते गए। तो ज़मींदार्स की बात करेंगे, जो उनकी लैंड्स थी कॉल्ड एज ज़मींदारीज, वो भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स की वजह से लॉस कर गए, क्योंकि जो ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान में, तो उसके मुताबिक ज़मींदार को ऑन
fixed date. He or they had to pay the land revenue on fixed date, the share of the company. As a result of that, their lands were auctioned. जब वो पे नहीं कर पाते थे, जब किसी रीज़न से, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, जैसे ड्रॉट होना, जैसे फैमिन्स आना, जैसे फ्लड्स आना या कोई और चीज़ होना, तो उनके क्रॉप्स अगर डैमेज हो जाते फिर भी उन्हें लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। अगर वो पे नहीं करते तो उनकी लैंड्स वापस छीनी जाती थी, तो फिर किसी और को दी जाती थी। ऑक्शन सिस्टम है। तो इस तरह से ज़मींदार की भी ज़मीनें छिन गई। फिर वो नए नए ज़मींदार क्रिएट करते रहे, पुराने ज़मींदार छिनते गए, उनकी ज़मींदारी छिन गई। तो नतीजा क्या हुआ, ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे। इसी तरह से मैंने आर्टिजन्स की बात की। आर्टिजन्स ब्रिटिश रूल से पहले बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, ख़ासतौर पे कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करते थे, या जो मेटल वर्क्स होती थी उनको प्रोड्यूस करते। न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे यूरोप में मार्केट था उनका, लोग खरीदते थे उनको और वो अच्छा खासा कमा लेते थे। इस तरह से यूरोप का बहुत सारा पैसा आता था हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ें जाती थी यूरोप। लेकिन जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, चाहे मैनचेस्टर था, लैंकेशर था, लीड्स था, ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ है ब्रिटेन की, तो वैसे वैसे इन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स, बनने वाले प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान पहुँचे। जैसे वो हिंदुस्तान पहुँचे, उनकी प्राइसेस काफ़ी सस्ता थी क्योंकि वो मशीन मेड थे। तो अपने लोकल गुड्स जो आर्टिजन्स के थे उनका प्राइस थोड़ा हाई था। नतीजा क्या हुआ, खतरनाक कंपटीशन आ गया। लो प्राइस्ड मशीन मेड गुड्स के वर्सेस अगेंस्ट हो गए, जिसको हम कहते हैं हैंड मेड हाई प्राइस्ड गुड्स ऑफ आर्टिजन्स। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, पहले यूरोपियन मार्केट लॉस हुआ, फिर अपना इंडियन मार्केट लॉस हुआ, एंड दे बिकम जॉबलेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड. So it was because of the British policies. So was the case with the Christian missionaries. 1813 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को फुल फ्रीडम दिया गया, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी प्लेस में जा सकते हैं और इंडियंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से रिलीजियस पे भी अटैक होने लगा, क्योंकि वो हर कॉर्नर में, हर गली में, हर मार्केट में, मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर रहते थे खड़े, जिनको हम कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। दे वर गिवन द मिशन टू कन्वर्ट पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी। तो जहाँ पे भी लोग जाते उन्हें सामने मिलता था क्रिश्चियन मिशनरी। खिड़की खोलते तो क्रिश्चियन मिशनरीज मिल जाते और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते। ये भी एक सेंटिमेंट था, ये अपने रिलीजन के साथ सेंटिमेंट होता है। तो ये सेंटिमेंट भी हर्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ब्रिटिशर्स यहाँ हमें क्रिश्चियन बनाने के लिए आ गए हैं। इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स उठाए कि सोशल लॉज को फोर्स किया जाए। जैसे सती सिस्टम को बैन किया गया, विडो रिमैरिज एक्ट पास किया गया जिसमें अब विडो मैरिज कर सकती है, चाइल्ड मैरिज पे बैन लगाई गई। इसी तरह से चाइल्ड लेबर सिस्टम पे भी थोड़ा सा बैन आने लगा। तो नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि ये हमारे हर मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, इनको हमारे रिलीजन, हमारी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक सेंटिमेंटल हर्ट था। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें थी जिनको फिर हिंदुस्तान के लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिटिसिज्म एक आग बन गया और फाइनली नेशनलिज्म में जब उन्हें मौका मिला, नेशनल मूवमेंट में जब उन्हें मौका मिला, तो इसको एक्सप्रेस किया थ्रू वायलेंस और थ्रू हड़ताल्स, थ्रू स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो इसी तरह से फॉरेस्ट लॉज की हमने पहले ही बात की। फॉरेस्ट लॉज की वजह से लाइफ इफेक्ट हो गई ट्राइबल्स की, या जो भी फॉरेस्ट पीपल थे। ग्रेजिंग लैंड्स या पास्चर्स को कन्वर्ट किया गया पार्क्स में, प्लेग्राउंड्स में, हैबिटेशनल साइट्स में, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। नतीजा क्या हुआ, ग्रेजिंग लैंड्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। अब उनका लाइफ स्टॉक इफेक्ट होने लगा, क्योंकि जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वो मरने लगे या फिर उनको मार दिया गया। तो इस तरह से ट्राइबल्स की लाइफ भी बहुत जो हम कहेंगे सीवियरली अफेक्ट हो गई। तो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी मशहूर है। इन्होंने अक्सर यूज़ किया है इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन कम्युनिटीज़। जैसे कास्ट सिस्टम के नाम पे दलित्स और अपर कास्ट्स को सेपरेट किया, रिलीजन के नाम पे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में रिफ्ट क्रिएट किया। इसी तरह से जो हम कहेंगे जेंडर के नाम पे वीमेन और मेन के बीच में रिफ्ट क्रिएट किया। सो देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स विच वर क्रिएटेड बाय दीज ब्रिटिशर्स टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द पीपल।
मतलब क्या था इसका, मकसद क्या था? मकसद ये था कि लोग आपस में लड़ते जाएंगे, हम रूल करते जाएंगे। तो इसी रिफ्ट की वजह से, इसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से जो कम्युनलिज्म था वो हिंदुस्तान में इमर्ज हुआ और बाद में रीज़न बन गया पार्टीशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने अफेक्ट किया लोगों को, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो एक वक्त ऐसा भी आ गया जब सारे लोगों ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ एक बगावत की थी। हालांकि कई सारे रिवोल्ट्स हो गए, हंड्रेड्स ऑफ रिवोल्ट्स हो गए 1947 तक, लेकिन उसमें एक ही मेजर रिवोल्ट था जिसको हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। जब लीडर्स, जब ज़मींदार्स, जब कल्टिवेटर्स, जब आर्टिजनस, जब पीजेंट्स, तमाम लोग एक साथ ज्वाइन हो गए और सोचा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ेंगे। हालांकि उसमें लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं थी, कोई ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर एम नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था रिवोल्ट का। दैट्स वाई इट फेल्ड, जो कि 1857 में आया था। तो इसने तो कोशिश की थी, लेकिन ये एक लैंडमार्क बन गया लोगों के लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर ऐसे कई सारे फिर डेमोन्स्ट्रेशंस हो गई, लीडरशिप चेंज हो गई और फाइनली हिंदुस्तान को एक टाइम पे आज़ादी मिल गई। एक और टूल था जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव था कि हिंदुस्तान का एक पर्टिकुलर ग्रुप हम तैयार करेंगे जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे और जो कम्युनिकेशन गैप हमारी ख़त्म करेंगे। यानी जब भी हमें कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी, जब भी हमें कोई बात बोलनी होगी, जब भी हमें लोगों से कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन करना होगा, तो उनके लिए हम हिंदुस्तान के ही कुछ लोगों को सिखा के रखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि वो हमारी बात उन तक पहुंचाएंगे। एक था ये मकसद। दूसरा था ये कि वेस्टर्न एजुकेशन देकर हम हिंदुस्तान के लोगों को क्लर्क्स बनाएंगे। क्लर्क्स मतलब जो हमारा वो बिज़नेस चलाएंगे यहाँ पे बैठ के ही। हम उनके अंदर वो स्पिरिट डालेंगे कि वो हमारे नाम पे बिज़नेस करेंगे, हमारे नाम पे रूल करेंगे, लेकिन असल में रूल हम ही करेंगे, वो सिर्फ काम करेंगे क्लर्क्स के तौर पे। यानी एजुकेशन का ये बिल्कुल मकसद नहीं था कि इनको हम वेस्टर्न आइडियाज़ बताएंगे, डेमोक्रेसी का आइडिया देंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम का कोई कंसेप्ट देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो दैट वाज बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो मकसद खाली दो थे। एक, टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ इंडियंस, वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, सो दैट दे विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द रूलर्स, और वी कैन से ब्रिटिश। Second, to create a group of clerks. They will work for us. They will work for the Britishers in what we call offices, in industries, in factories and all that. लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन का एक नेगेटिव, हम कहेंगे ब्रिटिशर्स के लिए नेगेटिव था, इंडियंस के लिए पॉजिटिव था। इसने एक ऐसा कम्युनिकेशन क्रिएट किया जो कि पॉसिबल बन गया लोगों को आपस में बात करने का। जैसे बंगालीज, पंजाबीज या इसी तरह से तामिलियंस, तेलुगुज, ये लोग पहले बात नहीं कर पाते थे आपस में क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट थी। जब इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने सीखी तो इनको एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज मिल गई आपस में बात करने की। तो इस तरह से जो आइडियाज़ फिर इन्होंने लोगों तक पहुंचाए वो इसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके पहुंचाए, क्योंकि ये सारे लोग पढ़ पाते थे, क्योंकि रूलर्स की लैंग्वेज थी, इसलिए सब लोग इसको पढ़ पाते थे, समझ पाते थे जिन्होंने भी इसको सीखा था। सो इट बिकेम ए लिंक between different regional groups or regional languages, or we can say linguistic groups in India, and created a spirit of common or unity. तो अर्लीस्ट फेज़ को हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे इंडियन नेशनलिज्म की, क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म या हम कहेंगे नेशनलिज्म, नेशनलिज्म एक स्पिरिट होता है अपने नेशन से रिलेटेड। इट मीन्स इट इज़ सिंपली एन अफेक्शन और इट इज़ अ डीप डिवोशन टुवर्ड्स वंस ओन नेशन। तो पहले नेशनलिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं था यूरोप में, हिंदुस्तान में, लेकिन जब यूरोप में ये स्टार्ट हुआ तो फिर हिंदुस्तान भी पहुंच गया, एशिया भी पहुंच गया। जो सबसे पहले अर्लीस्ट लोग थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, उनमें थे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, जिनमें राजा राम मोहन रॉय थे, सर सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिर्बा फूले, विवेकानंदा। हालांकि ये सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की, कुछ रिलीजन्स में चेंज लाने की कोशिश की। लेकिन यही वो लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की थी और वेस्टर्न कंसेप्ट्स पहुंचाए आम लोगों तक। तो इस तरह से उनको बताया कि वी हैव टू रिफॉर्म, क्योंकि जब तक हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, और जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे डेफिनेटली किसी तरह का भी रूल हम पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते, या हम में कभी भी जो फ्रीडम का कंसेप्ट है वो नहीं आ सकता।
सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज फोर फादर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सबसे पहले यही थे। तो टिल 1885 बहुत सारी छोटी बड़ी एसोसिएशंस बन गई। रिवोल्ट 1857 के बाद की बात करते हैं तो लेकिन वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, यानी वो कन्फाइंड थी टू पर्टिकुलर एरिया। दे वर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, दे वर नॉट ऑल इंडिया बेस्ड। तो इसमें थी मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा थी, इंडियन एसोसिएशन थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस थी। ये सारे अपने अपने रीजन्स में काम करती थी, कोई ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे नहीं आई। हालांकि ये बिलीव किया जाता था कि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती गई कि अगर आपने हम पे रूल किया है तो हमें बेसिक राइट्स भी मिलनी चाहिए। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती गई। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आ गया जब ये समझा गया कि एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो हम सब की जो व्यू पॉइंट्स है, एक्सप्रेशंस है, आइडियाज़ है या प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। तो यही वो आइडिया था, यही वो सोच थी जिसने फिर फाउंडेशन रखी बाद में, जिसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरह से इन December 1885 that the first all India level organization was formed at Bombay with the active participation of 72 delegates from different regions. This organization came to be known as Indian National Congress. तो इसी तरह से दिसंबर 1885 में पहली बार ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, खासतौर पे बॉम्बे में। तो इसमें जो ज़्यादातर डेलीगेट्स थे दे वर फ्रॉम थ्री वी कैन से बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ द टाइम, दैट इज़ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। बाकी लोग भी थे लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं से थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल, उसके डिफरेंट फेजेस और फिर इमर्जेंस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड महात्मा गांधी। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो सीरीज़। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।